हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमने टॉपिक छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी चैप्टर नंबर 1 विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडियन इकोनॉमी का नेचर क्या था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आप देखेंगे लगभग वही सेम पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मैं इन पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगी, क्योंकि आप ऑलरेडी इनके बारे में पढ़ चुके हैं इन डिटेल इन नेचर टॉपिक। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर 1 इज़ बैकवर्ड इकोनॉमी। हाँ जी, बैकवर्ड इकोनॉमी के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे या क्या देखेंगे। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स से मेरा मतलब है कि इंडियन इकोनॉमी जो हमें मिली थी इंडिपेंडेंस के ठीक पहले या ठीक बाद में भी आप बोल सकते हैं, उस इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या थे। आप ये सोच रहे होंगे कि हम हिस्टोरिकल चीज़ों को क्यों स्टडी कर रहे हैं। देखो, जब तक हम हिस्टोरिकल चीज़ों को स्टडी नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि जितनी भी इंडियन इकोनॉमी ने प्रोग्रेस की है वो किस तरीके से और कैसे की है। तो उस प्रोग्रेस को जानने के लिए हमें हिस्टोरिकल चीज़ों को भी स्टडी करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर जो पॉइंट डिस्कस करने जा रही हूँ वो है बैकवर्ड इकोनॉमी। विदाउट एनी डाउट नेचर को पढ़ के आपको एक चीज़ तो क्लियर हो ही गई होगी कि इंडियन इकोनॉमी एक हाईली बैकवर्ड इकोनॉमी में थी। अब स्टूडेंट्स का हमेशा ये क्वेश्चन होता है कि बैकवर्ड मतलब कैसे, हम किस चीज़ से किसी भी इकोनॉमी को बैकवर्ड जज करते हैं। तो बेटा, बैकवर्ड मतलब हम यहाँ पे पर कैपिटा इनकम देखते हैं, पर कैपिटा इनकम एंड ग्रोथ रेट जो है वो देखते हैं। हाँ जी, पर कैपिटा इनकम मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ लेस देन ₹100 अ ईयर थी। तो कहीं ना कहीं ये एक बैकवर्ड इकोनॉमी की ही निशानी थी। और दूसरी बात, जो ग्रोथ रेट था वो लेस देन 0.01% था, जिसको हम नेग्लिजिबल ग्रोथ रेट ही बोलेंगे। जब इतनी सारी बैकवर्ड चीज़ें या बैकवर्ड साइंस थे इंडियन इकोनॉमी के अंदर, तो उसको बैकवर्ड ही बोला जाएगा ना। सेकेंडली, पॉपुलेशन प्रॉब्लम। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में या इंडिया की कंट्री में उस वक्त पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। और देखो बेटा, ज़्यादा पॉपुलेशन होना तब तक यूज़लेस या बेनिफिशियल मतलब डेंजरस नहीं होता अगर वो आपकी पॉपुलेशन बहुत अच्छी हो, एफिशिएंट हो। बहुत सारे कंट्रीज़ वर्ल्ड में ऐसे भी हैं अभी भी जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि चाइना है, इंडिया है, जितनी भी बाकी एशियाटिक कंट्रीज़ हैं। बट अब एक चीज़ उसमें देखेंगे कि अब ये पॉपुलेशन प्रॉब्लम है वो इतना ज़्यादा सरदर्द नहीं है, बिकॉज पीपल आर बिकमिंग मोर एफिशिएंट। और कहीं ना कहीं जो लेबर है या जो मैन है वो एक रिसोर्स होता है। ठीक है, प्रोडक्शन या जो कंजम्पशन प्रोसेस है उसमें हेल्प करने के लिए। लेकिन उस वक्त पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम थी, सिंपली बिकॉज उस वक्त जो पॉपुलेशन थी वो हाईली इलिटरेट और इनएफिशिएंट थी। ठीक है, तो ऐसी पॉपुलेशन का बोझ ही पड़ता है इकोनॉमी पे, वो इकोनॉमी को डेवलप करने में कभी भी आपकी हेल्प नहीं कर सकती। ठीक है, so due to this also the Indian economy was considered as a backward economy. then is backward agriculture. ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक बैकवर्ड एग्रीकल्चर। इसका क्या मतलब है कि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर था, इंडिया बस प्योरली एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर से भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिल रहा था। देखो, एग्रीकल्चर करना कोई शर्म की बात नहीं है। ठीक है, एग्रीकल्चर से भी बहुत लोग कमाई करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये एग्रीकल्चर बैकवर्ड हो जाए ना तो बहुत दिक्कत क्रिएट करता है। ठीक है, हम आने वाले टॉपिक्स में ना थोड़ा सा डाटा या स्टैटिस्टिक्स भी रीड करेंगे, उसमें आप खुद देखेंगे कि जितना वीट और राइस का प्रोडक्शन 1947 से 1950 के अंदर हुआ है ना, उससे कम से कम 100 to 200 टाइम्स बढ़ के हो चुका है इस वक्त। मतलब प्रेजेंट 2016-17 का जो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास अवेलेबल है। अब क्या ज़मीन बढ़ गई क्या इंडिया के अंदर? बेटा, इंडिया के अंदर ज़मीन थोड़ी बढ़ गई, ज़मीन तो उतनी ही है, रिसोर्सेज भी उतने ही हैं। उल्टा हमारे पास पानी या जो बाकी के रिसोर्सेज हैं उनकी क्वालिटी पोल्यूशन के कारण डिग्रेड ही हुई है। लेकिन स्टिल हमने जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसमें ग्रोथ एक्सपीरियंस किया है, सिंपली बिकॉज हमने अपने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर लिया है। तो आज़ादी के वक्त जब हमें इकोनॉमी मिली थी तो उसमें एग्रीकल्चर बहुत बैकवर्ड था, लोग पुरानी किस्म की टेक्निक्स यूज़ करते थे और बहुत कम प्रोडक्शन करते थे, क्योंकि फार्मर्स की सोच बस इतनी थी, हमने सिर्फ खुद के और अपने परिवार के लिए उगाना है, मार्केट में सेल करके क्या कर लेंगे, बस हमारे खाने का जुगाड़ हो जाए और हमें किसी चीज़ से क्या मतलब है। ठीक है, तो इस वजह से इंडियन इकोनॉमी वाज एक्सपीरियंसिंग बैकवर्ड एग्रीकल्चर।
देन इज़ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। पहली बात तो ये है, इंडस्ट्री थी ही नहीं, और भगवान की दया से जितनी भी थी वो वैसे ही बैकवर्ड थी। उसमें जो मशीनरी है वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और जो रॉ मटेरियल है वो ढंग से यूटिलाइज़ नहीं होता था। तो जो गुड्स प्रोड्यूस होते थे वो थोड़े सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के ही बनते थे। इंडस्ट्रियल नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो थी। देश में इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस की बहुत ज़्यादा कमी थी। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ लेस डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसके अंदर जितना भी ये रेलवेज़, रोडवेज़, मतलब आप ट्रांसपोर्टेशन को इंक्लूड कर सकते हैं, एनर्जी या कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ये सब आ जाती हैं। ठीक है। सबसे पहले तो यही था कि इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं हमारी कंट्री में, लेकिन भगवान की दया से जितना भी था वो भी कोई अच्छा डेवलप्ड नहीं था। ठीक है। उसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा लो स्टैंडर्ड थी। देन इज़ लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे कैपिटल का मतलब है जितने भी डेवलपमेंट एसेट्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी के, उनकी फॉर्मेशन। ठीक है। आप इसमें खाली मशीनरी को नहीं लेंगे, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर आइटम्स हैं वो सब भी इसके अंदर ही आ जाती हैं। ठीक है। तो कैपिटल फॉर्मेशन का रेट था वो बहुत कम था। मतलब ऐसा नहीं था कि आप आए दिन कोई ना कोई नई चीज़ बना रहे हो, मतलब कोई 5 या 10 सालों में एक चीज़ बन रही थी, कोई पब्लिक यूटिलिटी फैसिलिटी एट्सेट्रा। अब देखो, अगर इस तरीके से कैपिटल फॉर्म होगी तो इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर भी सर्वाइव तो कर नहीं पाएगा, तो उनकी ग्रोथ कहाँ से होगी। कैपिटल फॉर्मेशन का ग्रोथ रेट कम होने की वजह से ही इकोनॉमी के अंदर बाकी चीज़ों की तरक्की भी रुकी हुई थी। द लास्ट फीचर इज़ लिमिटेड फॉरेन ट्रेड। ठीक है। अब बहुत सारी इकोनॉमीज़ का फॉरेन ट्रेड होता है। अगर इंडिया को 200 साल पहले देखें तो बहुत अच्छा फॉरेन ट्रेड करते थे। इंडिया के स्पाइसेस एंड जो प्रेशियस स्टोन्स हैं वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस थे, और बहुत लोग ट्रेडिंग करते थे, स्पेशली मिडल ईस्ट के लोग बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते थे। लेकिन द सीन वॉज कम्प्लीटली चेंज्ड व्हेन ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड रूलिंग इंडिया। ठीक है। उस वजह से इंडिया की रेपुटेशन इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, और जो इंडिया है उसका फॉरेन ट्रेड काफ़ी लिमिटेड सा हो गया। मैं ज़ीरो तो नहीं कहूँगी, क्योंकि लिमिटेड इसलिए था, ब्रिटिशर्स अपने फ़ायदे के लिए तो इंडिया से ट्रेडिंग करते थे, लेकिन इंडिया का ट्रेड दुनिया की बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ उन्होंने बंद करवा दिया। ठीक है। सो दिस इज़ द सेकेंड टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है। इस चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट 2 मेन टॉपिक्स थे, विच इज़ नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वो तो हम कवर कर चुके हैं, एंड दीज वर रिलेटिवली सिंपल टॉपिक्स। अब हम बात करेंगे पैटर्न या कुछ आस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आस्पेक्ट्स का मतलब आप डिफरेंट सेक्टर्स ले सकते हैं इंडियन इकोनॉमी में, जिनके बारे में हम बात करेंगे। इनके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें एक कंप्लीट पिक्चर मिल सके इंडियन इकोनॉमी उस वक्त कैसी थी, जब बिल्कुल अभी अभी आज़ाद हुई थी 1947 से 1950 के बीच में। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा पैटर्न या आस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 1947। इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए मैंने एक डायग्राम को जो है वो बनाना शुरू किया था, एंड द डायग्राम गोज़ लाइक दिस: स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, स्टेट ऑफ इंडस्ट्री, स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड, स्टेट ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल, स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब आप इन 6 हेडिंग्स से ये समझ सकते हैं कि ऑल इन ऑल जो इंडियन इकोनॉमी थी 1947 के अंदर उसकी क्या स्थिति थी। मैं आपको प्रॉपरली 1947 का ईयर तो नहीं बोलूँगी, इनफैक्ट टू बी वेरी स्पेसिफिक 1950s तक का ईयर बोलूँगी, क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब हमारे पास डाटा, स्टैटिस्टिक्स को इकट्ठा करने की फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो हमारे पास जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाली, वो 1950s के अराउंड की है, बट इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स द पोजिशन दैट वॉज प्रेवलेंट इन द ईयर 1947। तो मैं सबसे पहले ये हेडिंग्स आपको क्लियर करूँगी और फिर इन हेडिंग्स को डिटेल में हम स्टडी करेंगे। हाँ जी। नंबर 1 इज़ स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि उस टाइम जो एग्रीकल्चर होता था उसके अंदर क्या क्या था, किस तरीके की प्रोडक्टिविटी थी, किस तरीके के मेथड्स यूज़ होते थे एट्सेट्रा। देन इज स्टेट ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर भी हम कुछ सब पॉइंट्स स्टडी करने वाले हैं इंडस्ट्री को अच्छे से जानने के लिए। देन स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसमें हम 2 चीज़ें स्टडी करेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड, मतलब ट्रेड में किन जो
मटेरियल्स या सामान है उनकी ट्रेडिंग होती थी, एंड किन कंट्रीज़ के साथ हमारा ट्रेड था उसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड देन इज स्टेट ऑफ डीमोग्राफिक प्रोफाइल। स्टूडेंट्स इस टर्म को थोड़ा ध्यान से समझ लें। डीमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, मतलब किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन फीचर्स को हम डीमोग्राफिक प्रोफाइल बोलते हैं। मतलब उस पर्टिकुलर कंट्री में बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, पॉपुलेशन का लिटरेसी लेवल क्या है, एट्सेट्रा, वो इसके अंदर स्टडी हो जाएगा। देन इज स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बेटा क्या है? इट इज़ डिविजन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, मतलब एक कंट्री की जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है वो किस तरीके से डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर स्टडी करते हैं। इसको स्टडी करने से हमें एक इकोनॉमी के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। देन इज स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी क्या हालत थी, क्या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने के कोई रास्ते थे भी या नहीं, एट्सेट्रा, ये हम इस चीज़ के अंदर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है,